Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you are all fine, safe and sound. I'm Sidra Jameel with the new topic from chapter number 5, that is apoptosis and necrosis. This is the last topic of chapter number 5 as well. So first of all, I would like to tell you that apoptosis and necrosis are the types of cell death. Every type of living organism, either that is plant, animal or any type of cell, it has to be die. So ठीक है, ये हमें पता है, ये दुनिया फानी है, कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है वो बाकी नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के. सो सेल जो है उनको डाई होना है. एवरी टाइप ऑफ सेल हैज़ टू बी डेड. और ये क्यों डाई होना है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? दो बड़ी ऐसे कॉजेज हैं, आप कह सकते हैं, जो कि सेल डेथ की तरफ लेके जाते हैं सेल को. फर्स्ट ऑफ ऑल है जेनेटिक्स, यानी सेल के डीएनए में, या आप क्रोमोसोम से ज़्यादा अगर फेमिलियर हो तो क्रोमोसोम में एक्चुअली डीएनए होता है, और डीएनए के सेक्शंस जो हैं उनको जीन्स कहते हैं. ठीक है, सो डीएनए के पास कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि सेल की फेट क्या है, सेल ने कब मर जाना है. ठीक है, ये सेल के पास उसके जीन्स में सीक्वेंस मौजूद होते हैं कि यानी ये सिचुएशन आएगी, ये सर्कमस्टांसेस होंगे, या सेल की ये एज होगी तो उसके बाद सेल को वर्किंग नहीं रहना, उसको मर जाना चाहिए. ठीक है, इसके बाद एक और बड़ा रीज़न जो है दैट इज़ एनवायरनमेंट. अगर सेल के लिए एनवायरनमेंट सूटेबल ना हो, यानी अगर स्ट्रेस कंडीशन हो, या समटाइम होता है ऐसा कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते उतने जितने सेल को चाहिए होते हैं, तो फिर सेल जो है वो डेड हो जाता है. ठीक है, सो सेल की जीन्स में और उसके एनवायरनमेंट में अगर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद है जो उसको सरवाइव होने नहीं दे रही, तो ऑब्वियसली सेल जो है फिर वो डेथ की तरफ चला जाएगा. सो इन कॉजेज़ को जहन में रखते हुए हम कहते हैं कि सेल डेथ की दो टाइप्स हैं. एक को कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ और एक को कहते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ. प्रोग्राम सेल डेथ को हम बायोलॉजिकली नाम देते हैं एपोप्टोसिस का, और एक्सीडेंटल सेल डेथ को हम नाम देते हैं नेक्रोसिस का. ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप में क्या रीजंस होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है और उसका क्या फ़ायदा या नुकसान होता है. ठीक है, अब एपोप्टोसिस को अगर डिफाइन किया जाए तो इट्स अ प्रोग्राम सेल डेथ. ठीक है, इसको सुसाइड भी कहते हैं, यानी सेल के अंदर पहले ही ये प्रोग्राम सेट हुआ है, जीन्स में ये सीक्वेंस मौजूद है कि इतने अरसे के बाद जो है सेल ने मर जाना है. ठीक है, जैसे हमारी फेट डिसाइडेड है ना कि इतने अरसे के बाद जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, किसी भी इंसान की बात अगर आप कर लें तो इतने अरसे के बाद उसने डेड हो जाना है. बिल्कुल उसी तरह से सेल के पास भी ये फेट डिसाइडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन सीक्वेंस कि उसने मर जाना है. अब वो सेल किस तरह से मरता है, किस तरह से जीन्स जो है वो उसको हेल्प आउट करती है मरने में, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, वो कहलाता है मैकेनिज्म. ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द एपोप्टोसिस और बिहाइंड द प्रोग्राम सेल डेथ और द सुसाइड ऑफ द सेल. ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि जीन्स ने काम किया होगा तो कोई ना कोई एंजाइम बनाए होंगे. ठीक है, और वो एंजाइम जो है वो आके साइटोस्केलेटन को ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, अब जब सेल का ढांचा ही खत्म हो गया, उसका स्केलेटन ही नहीं रहा, तो क्या सेल की शेप बरकरार रहेगी? ऑब्वियसली नॉट. तो क्या होगा, फिर सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और राउंड हो जाएगा. हर सेल की एक स्पेसिफिक शेप होती है ना, तो उस शेप से वो डी शेप हो जाएगा और एक राउंड शक्ल में आ जाएगा साइटोस्केलेटन के ब्रेकडाउन की वजह से. उसके बाद क्या होगा, क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, बहुत सारी, यानी अफरा तफरी का आलम मच गया है, सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्लेस हो रही हैं अपनी जगह से, उनमें कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं. सो जो क्रोमैटिन होगा वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा. अब इसकी कंडेंसेशन वैसी नहीं है जैसी माइटोसिस में हुई थी या एम फेज से पहले हुई थी कि क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाए. ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ कंडेंस हो रहा होता है, और इसकी कंडेंसेशन के साथ ही न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है. ठीक है,
जैसे ही क्रोमैटिन कंडेंस होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप उसके साथ ब्रेक होगा, तो ये छोटे छोटे पैचेस में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, एक डिस्क्रीट बॉडीज बना लेगा जिनको कहते हैं क्रोमैटिन बॉडीज। ठीक है, ये क्रोमैटिन बॉडीज बनने के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ब्लेब्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो एक्चुअली इरेगुलर बर्ड्स होती हैं जिनको हम ब्लेब कहते हैं। ठीक है, अब इन ब्लेब्स में जैसे ही वो जो टूटा फूटा मटेरियल है, सारे ऑर्गेनेलिज हैं, क्रोमैटिन बॉडीज हैं, जो भी अंदर सेल के सामान था वो सारा टूट फूट गया है और वो इस बर्ड्स के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाता है और फिर ये बर्ड जो है उसके इर्द गिर्द आप कह सकते हैं सराउंडिंग बना लेती है और उसकी वजह से एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है जिसको कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। सो लिखा यहाँ पे यह है कि ब्लेब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल एंड आर नाउ कॉल्ड एज एपोप्टोटिक बॉडीज। तो एक्चुअली ये तभी ब्रेक ऑफ होती है जब इसके अंदर वो मटेरियल आ चुका होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम कहते हैं कि जैसे ही एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो डिस्पैच होती हैं, सेल से अलग होती हैं, तो सारा सेल बिखर गया ना एपोप्टोटिक बॉडीज की फॉर्म में। तो जैसे ही ये बॉडीज जो हैं वो एनवायरनमेंट में आती हैं तो कुछ और तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। एक्चुअली वो फेगोसाइटोज कर लेते हैं। आपको पता है ना, फेगोसाइटोज का मतलब होता है सेलुलर ईटिंग। तो वो सेल जो है वो इन बॉडीज को ईट कर लेता है। ठीक है, सो इसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि जो सेल जिसमें एपोप्टोसिस स्टार्ट हुई थी वो फेगोसाइटोज्ड हो गया है, वो बिल्कुल सफा हस्ती से मिट गया है। इसको मजीद आप एलेबोरेट कर सकते हैं इस डायग्राम से कि लेफ्ट साइड पे देखिए ये एक नॉर्मल सेल है, जैसे ही इसको मैसेज मिला कि इसको डाई हो जाना चाहिए तो इसका स्केलेटन जो है वो ब्रेक हो गया, देन ये श्रिंक होना शुरू हो गया है, इसके क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो रहा है, देन उसके बाद जो है ये मेम्ब्रेन्स में ब्लेब्स, ठीक है, ये बर्ड्स नजर आ रही हैं, इनको ब्लेब्स कहते हैं, ये बनना शुरू हो गई। फिर उसके बाद ये बर्ड्स जो है वो अलग होने की कोशिश कर रही हैं, देन उसके बाद ये एपोप्टोटिक बन के सब जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए किसी में आपको न्यूक्लियोलस नजर आ रहा होगा, किसी में आपको कोई पार्ट नजर आ रहा होगा। सो इस तरह से ये अलग अलग जो है वो डिस्पर्स हो जाती है एनवायरनमेंट में। सो जैसे ही ये एनवायरनमेंट में आती हैं वहाँ पे फेगोसाइटोज्ड करने वाले जो सेल्स हैं जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं ये मौजूद होते हैं और ये मैक्रोफेजेस इन एपोप्टोटिक बॉडीज को अपने अंदर लेके जाते हैं। इनमें लाइसोसोम होता है जो कि इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इनको तोड़ फोड़ देते हैं। इनमें जो चीज़ें यूज़फुल हैं उनको दोबारा से एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है ताकि वो दोबारा किसी और सेल के काम आ जाए, और जो वेस्ट होती हैं जो हार्मफुल होती हैं उनको वेस्ट मटेरियल के तौर पे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है। और इस सारे काम के नतीजे में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कोई एलर्जी नहीं होती, कुछ ऐसा हमें फील नहीं होता कि अंदर जो है वो सेल की डेथ हो रही है। सो हमें अपनी तबीयत में कोई भी तब्दीली फील नहीं होती। ठीक है, इट्स अ प्रोग्राम सेल डेथ, ऐसा होना है। जैसे कि जो आपके ब्लड सेल्स हैं उसमें ये प्रोग्रामिंग सेट होती है कि उन्होंने 120 डेज के बाद जो है वो ख़त्म हो जाना है। ठीक है, 4 मंथ्स का उसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद है हमारे पास एपोप्टोसिस किस तरह से हमारे लिए एडवांटेजियस है। ठीक है, अगर ये अल्लाह ताला ने सुसाइड रखी है सेल में तो क्यों रखी है? क्योंकि कुछ सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स जो हैं वो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाते हैं। सो एपोप्टोसिस जो है वो उनको एनवायरनमेंट से एलिमिनेट कर देती है, डिलीट कर देती है। अब एलिमिनेट करने का फ़ायदा क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट यूज़ ना करें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक एनवायरनमेंट में 5 सेल्स हैं और सिर्फ 3 सेल्स के खाने का जो है वो बंदोबस्त मौजूद है और जो 2 बाकी के सेल्स हैं वो स्ट्रेस कंडीशन में आ गए हैं या वो डैमेज हैं किसी वजह से पहले। ठीक है, सो फिर जो सेल हैं वो खुद ब खुद प्रोग्राम उसका जो है वो उसको मैसेज देगा, उसका डीएनए जो है वो उसको मैसेज देगा यू हैव टू डाई नाउ। ठीक है, सुसाइड कर लो ताकि जो बाकी के 3 सेल्स हैं उनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट मिल जाए। दूसरी वजह होती है प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी अगर एक सेल इन्फेक्ट हो गया है, देखें अल्लाह ताला की कुदरत है ये कि अगर एक सेल इन्फेक्ट हो गया है खुदा ना खास्ता किसी वायरस से या किसी बैक्टीरिया से, तो उस सेल के पास भी एपोप्टोसिस करने की सलाहियत होती है। ऐसी सिचुएशन में भी सेल सुसाइड कर लेता है ताकि मेरी वजह से दूसरे सेल इन्फेक्ट ना हो।
ठीक है, ये बहुत बड़ा मैसेज है आज के एनवायरनमेंट के लिए, कोरोना वायरस के एनवायरनमेंट के लिए, कि अगर कोई एक बंदा अगर खुदा न खास्ता कोरोना पेशेंट है, सो वो अवॉइड करे दूसरे लोगों को मिलने से, ताकि दूसरे लोग उससे इन्फेक्ट ना हो। ठीक है, सो ये सेल के पास ये सेंस मौजूद है, तो हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। क्लियर? उसके बाद है इसका सबसे बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट में। कैसे? डिजिट सेपरेशन इन फिंगर्स। आपकी उंगलियों में डिजिट्स होते हैं ना, जिसपे काउंटिंग करते हैं। सो ये डिजिट्स जो हैं, जब डेवलपमेंट हो रही थी, फिंगर्स जब बन रही थी, तो आपको पता होगा कि ये डिजिट्स में कुछ बॉर्डर लाइंस होती हैं। एक फिंगर पे 3 डिजिट होते हैं ना, तो उनके बीच में बॉर्डर लाइंस होती हैं, जिसकी वजह से हम सेपरेट करते हैं ना इनको। सो ये जो बॉर्डर लाइंस हैं, दीज आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय एपोप्टोसिस। यानी जब डेवलपमेंट हो रही थी तो कुछ सेल्स जो थे वो डेड हो गए, जिनकी वजह से ये एक बॉर्डर लाइन बन गई। फिर आगे सेल बने और कुछ आगे जाने के बाद फिर ये जो है वो एपोप्टोसिस हो गई और अगली बॉर्डर लाइन बन गई। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ डिजिट फॉर्म इन आवर फिंगर्स, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सेल डेथ, दैट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को हम अगर डिफाइन करें तो दैट इज सिंपली एन एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, सेल किसी डैमेज फॉर्म में नहीं है, कोई उसको स्ट्रेस कंडीशन नहीं है, बिल्कुल ठीक से वो वर्किंग कर रहा है, उसकी फेट में भी अभी जो है वो टाइम मौजूद है कि इतने अरसे बाद उसने मरना है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आए, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आए जिसकी वजह से सेल जो है वो मर जाए, तो उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। सो वो सिचुएशंस क्या होती हैं? व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस? दीज आर इंजरी, यानी हम गिर जाएं, चोट लग जाए तो सेल डेड हो जाते हैं। इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, अगर सडन इन्फेक्शन हो गया है कि एपोप्टोसिस की भी उसके पास टाइम नहीं है, तो वो फौरन से अगर सरवाइव नहीं कर पाया ना इस सिचुएशन को, तो फिर इन्फेक्शन के दौरान भी सेल मर जाते हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया है, तो कैंसर में भी सेल जो है ज़्यादातर जो है वो नेक्रोसिस के ज़रिए से मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इन सारी सिचुएशन के पीछे जो मेन रीज़न होती है दैट इज़ हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपोक्सिक कंडीशन का मतलब होता है लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट भी इसको हम कहते हैं। एक्चुअली जब नेक्रोसिस होती है तो इन्वायरमेंट जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते और वो फौरन से पहले मर जाते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से सेल जो है वो मरते हैं ड्यूरिंग नेक्रोसिस। तो स्पेशल एंजाइम रिलीज होते हैं फ्रॉम लाइसोसोम। ठीक है, उसी सेल से लाइसोसोम, उसी सेल के लाइसोसोम से एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि आके सेलुलर कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं, और ना सिर्फ उनकी तोड़फोड़ स्टार्ट करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की ब्रेकेज के बाद जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनका भी ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं। और जब सेल जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है, बिल्कुल वो आप कह सकते हैं टुकड़ों में बढ़ जाता है, बिल्कुल डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल मर जाता है, तो उसके बाद उसमें से कुछ हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मौजूद सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स डेथ और द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 5। आई विल बी हियर विद द न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।